स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल एकेडमी विला। माय नेम इज आशुतोष और आज शुरू कर रहे हैं हम क्लास 11th की जो इंग्लिश की बुक है उसका जो भी चैप्टर्स हैं उसको एक एक करके मैं आपको उसके लिए वीडियोस लाते रहूँगा। ये इसकी बहुत भारी डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से कि 11th की जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड की जाए। सो ड्यू टू सम टाइम स्ट्रेन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अभी मैंने ये वीडियोस डालनी शुरू कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से ये चैप्टर जो कि जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लिखी गई है कि उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी बिताई थी जेल वगैरह में। तो उनका जो अट्रैक्शन था है ना जानवरों को लेकर, वो सारी चीज़ें इसमें उन्होंने एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी का जो एक पार्ट है वो यहाँ पे शेयर किया है। और इसमें आप अच्छे से जान पाएंगे कि अलग अलग जगहों पे वो जहाँ पे जेलों में रहें और उसके बाद से जो भी चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस किया फील किया वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में, है ना। तो आखिर उनके बारे में जानने के पहले मैं टॉपिक भी बता दूं जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन। जी हाँ, ये क्लास 11th की जो इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर 1 है जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन। यानी कि चैप्टर का नाम ये डिस्कस करता है, ये बताता है कि जो जानवर हैं वो किस तरीके से कैद में हैं, है ना। तो नाम से भी पता चलता है क्योंकि प्रिजन का मतलब ही होता है जेल, है ना। तो जेल में जानवर इन द सेंस कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी जो बीती जेलों में, तो वहाँ पे उन्होंने किस तरीके से कैसे जानवरों का बिहेवियर देखा, कैसे जानवरों का नेचर क्या होता है, वो क्या फील करते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे शेयर की है। चलिए अब जानते हैं पहले जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। तो लिखा है जवाहरलाल नेहरू जो कि 1889 से 1964 तक उनका जो जीवन काल रहा है, तो ही वॉज इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वॉज पॉपुलर अमॉन्ग द चिल्ड्रंस एज चाचा नेहरू। ये सब जानते हैं कि वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और साथ ही साथ वो बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस थे एज चाचा नेहरू। चाचा नेहरू के रूप में वो फेमस थे। ही वॉज अ मैन ऑफ रेयर सेंसिटिविटी। वह एक इंसान थे, मतलब सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता, और रेयर मतलब बहुत रेयर यानी कि दुर्लभ कहते हैं ना। तो बहुत ही दुर्लभ संवेदनशीलता वाले स्वभाव के इंसान थे। और एजुकेटेड एट हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ही बिकम अ बैरिस्टर आफ्टर स्टडिंग नेचुरल साइंस एंड लॉ एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1921। कहा जा रहा है कि वो हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी पढ़ाई करी और वह वहाँ बैरिस्टर जो कि वकील की वकालत की पढ़ाई कहते हैं, तो वो वकील बने। और उन्होंने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा था, जैसे कि नेचुरल साइंस, है ना, प्राकृतिक विज्ञान पढ़ा था, और साथ ही साथ लॉ की भी पढ़ाई की थी। और उसके बाद से वो बैरिस्टर करने के बाद 1921 में इंडिया आ गए। डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, ही ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स एंड सून इमर्ज्ड एज अ लीडर ऑफ द कंट्रीज यूथ। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे जवाहरलाल नेहरू जो है ना वो महात्मा गांधी से, और उसी वजह से क्या हुआ, उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत ही जल्द क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। और साथ ही साथ वो बहुत बड़े एक मतलब कहते हैं कंट्रीज़ यूथ यानी कि देश के बहुत ही युवा नेता के रूप में उभर कर सामने आए, है ना। वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा अनुसरण करते थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। आगे है कि हाउएवर ही वॉज नॉट अ मियर पॉलिटिशियन, ही वॉज ऑल्सो अ ड्रीमर, आइडियलिस्ट, ह्यूमनिस्ट एंड आर्टिस्ट इन वर्ड्स एज वेल। तो कहा जा रहा है कि बस वो एक केवल मात्र पॉलिटिशियन ही नहीं थे। मेयर मतलब होता है आपका मात्र, है ना। वह बस एक मात्र एक पॉलिटिशियन ही नहीं थे, बस साथ ही साथ वो एक ड्रीमर थे, यानी कि स्वप्न देखने वाले एक इंसान थे। इन द सेंस कि जो दूर की सोचता है उसे हम ड्रीमर बोलते हैं, जो सपने देखता है, जो ख्वाब सजोता है बड़े बड़े, जो देश के हित में होता है, तो वो ड्रीमर हो गया। और साथ ही साथ आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट का मतलब होता है आपका कि जो कि बहुत ही मतलब आदर्शवादी, और ह्यूमनिस्ट बहुत ही मानवता भरा उनका मतलब विचार था। और साथ ही साथ आर्टिस्ट इन वर्ड्स एज वेल, मतलब शब्दों के गुणी माने जाते थे, उसमें भी कलाकारी उन्होंने वो कलाकारी किया करते थे, एक कलाकार थे। ठीक है, आगे है कि हिज वर्क्स एंड ऑटोबायोग्राफी। अब देखो उनके काम, यानी कि उन्होंने अपनी जीवनी भी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है सेल्फ
अपने बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी होता है। तो लिखा है कि उनकी जो बायोग्राफी है ना, ऑटोबायोग्राफी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस ये भी एक उनकी किताब है। और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, ये भी एक किताब लिखी उन्होंने। एंड लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये भी एक किताब लिखी है। ठीक है, आगे है आर रिमार्केबल फॉर अ रेयर विगर एंड ब्यूटी, यानी कि ये जो किताबें हमने नाम सुने, ये जो हैं बहुत ही रिमार्केबल हैं, यानी कि उल्लेखनीय हैं, ये असाधारण नहीं है, है ना। और ये मतलब ये साधारण नहीं है, ये बहुत ही असाधारण है, ये कहानियाँ जो उन्होंने लिखी हैं, किताबें जो लिखी हैं। और ये रेयर विगर एंड ब्यूटी, यानी कि विगर का मतलब होता है शक्ति, ब्यूटी मतलब सुंदरता, तो आपको पता ही है, यानी कि दुर्लभ टाइप की चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, एक तरीके से कह सकते हैं आप। चलिए आगे पढ़ते हैं। दे एस्टैब्लिश हिम एज अ मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज, है ना। उन्होंने इन सारी चीज़ों को लिख कर इनको एक तरीके ऐसे इस्टेब्लिश किया जैसे कि ऐसा लगता है कि इंग्लिश में इन सब चीज़ों की एक महारत हासिल है। उन सब जो भी इन्होंने कार्य लिखे हैं, जो भी इन्होंने किताबें लिखी हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है, एक तरीके से कही जाए इंग्लिश के संदर्भ में, तो है ना। वाइल इन प्रिजन, देखिए जेल, है ना, जब वो जेल में थे बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले, ही रीड बुक्स, ऑब्जर्व्ड नेचर, ड्रीम्ड एट टाइम्स and wrote in his powerful and poetic style about all that he thought and felt। ध्यान दीजिएगा, मेन जो मुद्दा है अपने चैप्टर का वो सारा यहीं से निकल कर आता है। कहा जा रहा है जब वो जेल में हुआ करते थे आज़ादी के पहले, तो वो बुक्स पढ़ा करते थे, नेचर को ऑब्जर्व किया करते थे, और साथ ही साथ ड्रीम्ड एट टाइम्स, साथ ही तो वो सपने भी सजोया करते थे, उसके बारे में ख्वाब देखा करते थे उन सारी चीज़ों के बारे में। और साथ ही साथ वह अपने जो पावरफुल उनके मतलब अंदर जो क्षमता थी किस चीज़ की, पोइटिक स्टाइल में, मतलब कवि भाव से, है ना, कविता के भाव से उनका लिखने की जो शैली थी, उसके द्वारा वो अपने सारे थॉट्स को, अपने सारे विचारों को जो वो फील करते थे, उसको वो लिखा भी करते थे, है ना। वही चीज़ कहा जा रही है कि जेल में वो ऐसे अपनी दिन बिताया करते थे, बुक्स रीड करके, और जो भी ऑब्जर्व करते थे, जो स्वप्न देखते थे, उसको वो पेन के द्वारा लिखते भी थे, राइट। फिर है हिज एलिगेंट पॉलिटिकल प्रोज इज बेस्ट कैप्चर्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफी। कहा जा रहा है उनका जो एलिगेंट, यानी कि जो सबसे कह सकते हैं ना कि सहज, सुंदर, एलिगेंट मतलब होता है सहज या सुंदर, तो उनके जो सबसे सुंदर पोइटिकल प्रोज है ना, पोइटिकल यानी कि जो कविता के कविता जैसी जो होती है उनकी प्रोज मतलब कहानियाँ, वह जो थी वो सबसे जो है बेस्ट कैप्चर की गई है किसमें, उनकी अपनी ही ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने लिखी है। ठीक है, आगे है कि द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी रिवील्स नेहरूज लव फॉर नेचर। देखो मैंने पहले ही बोला था चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कि देखिए ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल्स इन प्रिजन, यह जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना होता है, तो जो चीज़ निकाली गई है ये वह कहाँ से ली गई है, उनके ही ऑटोबायोग्राफी से, और वो रिवील करती है मतलब प्रदर्शित करती है। रिवील तो मतलब होता है कि धूमधाम से किसी चीज़ की दावत करना, लेकिन ये जो ऑटोबायोग्राफी रिवील करती है ना, कि जो नेहरू जी का प्रेम था नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति, उन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में पिरोया गया है। और हाँ, हो सकती है वीडियो लंबी हो क्योंकि मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको समझना ज़रूरी है। हो सकता है मैं इसके और भी पार्ट्स लेकर आऊँ, एक वीडियो में कंप्लीट ना हो, तो आप मेरा सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि इट इज़ रिमार्केबल हाउ ही डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स एंड गिव रिस्पेक्ट इवन टू द टाइनीस्ट एनिमल। कहा जा रहा है कि ये बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है। रिमार्केबल चीज़ यानी कि ये बहुत ही असाधारण चीज़ है कि वो पता नहीं कैसे, है ना, प्लीजर हाउ ही डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स एंड गिव रिस्पेक्ट इवन टू द टाइनीस्ट एनिमल। टाइनीस्ट मतलब सबसे छोटे एनिमल को, यानी कि कहा जा रहा है कि वो पता नहीं कैसे इतने छोटे छोटे जानवरों तक को भी इतने अच्छे से रेस्पेक्ट दिया करते थे। बहुत सारे अलग अलग जो जानवर थे उनको देखा करते थे, और उनमें से उनको देखने में उनको जो आनंद आता था उसको वो अपने कहानियों में लिखा करते थे, अपने बारे में उनके मतलब उनको फील करके उनके बारे में व्याख्या करते थे। तो ये बहुत ही दुर्लभ है, एक तरीके से रेयर है, सब किसी के अंदर ये चीज़ नहीं होती है क्वालिटी, ठीक है। द पीस इज़ अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिव एंड लेट लिव, है ना। कहा जा रहा है जो ये जो पीस यानी कि ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं एनिमल्स इन प्रिजन, ये जो है अपने आप में ही एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है किस चीज़ का, लिव एंड लेट लिव, यानी कि जियो और जीने दो।
तो होप अभी हमने जब जो बताया इन सब चीज़ों में जो जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा आपको समझ में आया होगा। अब आगे पढ़ते हैं, चलिए चैप्टर। ये जो चीज़ है ना, फर्स्ट सेक्शन, ये पैराग्राफ में आपको पता ही है कि जो चैप्टर है ये पैराग्राफ में सब कुछ डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो हम पढ़ने वाले हैं वह है कि उनका जो जीवन था कैसे बीत रहा था देहरादून के जेल में, राइट। तो उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, मैं थोड़ा वर्ड मीनिंग की बात अगर आए तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको भी अपनी वर्ड मीनिंग पे थोड़ी ध्यान देनी चाहिए, पहले से ही आपको इंप्रूव करनी चाहिए। मैं सारे वर्ड्स अगर लेके चलूँ तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और थोड़ा बोरिंग भी लगेगा। तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा मैं जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं उसको कवर करूँ, और जो अगर दिक्कत आए तो आप वो वर्ड मीनिंग की PDF चाहें तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फॉर 14.5 months आई लिव्ड इन माई लिटिल सेल और रूम इन द देहरादून जेल। ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को आप ग्याओल करके मत पढ़िएगा, ये जो है इसका मतलब होता है जेल, GAOL, इसको जेल पढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि मतलब ये कह रहे हैं क्योंकि ऑटोबायोग्राफी से ली गई है तो ये सारी चीज़ें अपने बारे में बता रहे हैं, तो हमें ऐसे समझना है कि ये सारी बातें कौन बता रहा है। ये सारी बातें जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं देहरादून की जेल की कोठरी में ना लगभग 14.5 माह रहा, और मुझे लगने लगा था, यहाँ से पढ़ना है हमें, कि एंड आई बिगिन टू फील एज इफ़ आई वॉज ऑलमोस्ट ए पार्ट ऑफ इट। और मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैं उस जेल कोठरी का एक अंग बन गया हूँ, एक अंश बन गया हूँ, ठीक है। आई वॉज फैमिलियर विद एवरी बिट ऑफ इट। बिट मतलब हर एक, मतलब चप्पे चप्पे से, हर एक अंग से, हर एक अंश से। तो कहा जा रहा है कि आई वॉज फैमिलियर, मैं उस चीज़ से परिचित हो गया था, वहाँ की हर एक चप्पे चप्पे से। आई न्यू एवरी मार्क एंड डेंट ऑन द वाइट वॉश्ड वॉल्स and on the uneven floor and the ceiling with its moth-eaten rafters। तो देखिए मैं बताता हूँ, कहा जा रहा है कि आई न्यू एवरी मार्क, मतलब वहाँ के हर एक निशानों से मैं परिचित था। साथ ही साथ डेंट का मतलब जो होता है आप देखते हैं ना वहाँ पे जो भी दाग धब्बे होते हैं, है ना, खुरचे हुए चीज़ें होती है, दीवार खुरच जाते हैं ना, उनको डेंट बोलते हैं। गाड़ी पे भी डेंट लग जाता है। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ के जो दीवारों पे जो मार्क थे, जो डेंट थे, खुरचे हुए निशान थे, जो कि वाइट वॉश दीवार थी, है ना, जो कहते हैं ना सफ़ेदी की जाती है दीवारों की, तो वाइट वॉश्ड वॉल कहते हैं। तो उन जेल की जो वाइट वॉश्ड वॉल दीवार थी उस पर जो डेंट पड़े थे, उस पर जो मार्क थे, और साथ ही साथ जो अनइवन फ्लोर यानी कि ऊबड़ खाबड़ जो नीचे की फर्श थी, और साथ ही साथ जो सीलिंग यानी कि जो छत थी जिसे किसे खा रखा था, मतलब किसने खा रखा था, जो कि आप कहते हैं ना घून लग जाती है लकड़ियों में। तो ऊपर की जो छत थी जिसमें लकड़ियाँ थी तो उसमें गड्ढे हो गए थे, किसकी वजह से, मोथ ईटन, मोथ मतलब फतिंगे होते हैं, तो वो खा के उसको खोखला कर देते हैं। तो यही कहा जा रहा है उनके द्वारा कि मैं जो था ना वहाँ की दीवार के हर एक मार्क से, हर एक डेंट से परिचित था, जो कि वाइट वॉश दीवार की थी, और साथ ही साथ उन उबड़ खाबड़ फर्शों से भी परिचित था। मैं हर एक चीज़ जानता था उनके बारे में, और साथ ही साथ जो सीलिंग, जो छत थी, जो कि मोथ के द्वारा यानी कि फतिंगों द्वारा खाई गई थी, घुन लगे थे, उनसे हर तरीके से मैं परिचित था। आगे है, इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड आई ग्रीटेड लिटिल टफ्ट्स ऑफ ग्रास एंड ऑड बिट्स ऑफ स्टोन एज ओल्ड फ्रेंड्स। देखिए टफ्ट्स मतलब जो वर्ड है अच्छा है, इसके बारे में बता दूं, मतलब गुच्छा होता है, ठीक है, तो घासों का गुच्छा, ऑड बिट्स ऑफ स्टोन एज ओल्ड फ्रेंड। कहा जा रहा है जो वहाँ पे ना जो जेल थी उसके जस्ट बाहर में, तो वहाँ पे छोटे से आंगन जैसा प्लेस था, तो लिटिल यार्ड है ना, छोटा सा आंगन जैसा प्लेस था। तो वहाँ पे मैं ग्रीटेड मतलब मिलता था, है ना। तो मैं घास के गुच्छों, है ना, मैं घास के गुच्छों व पत्थर के टुकड़ों के मित्र के रूप में उनका अभिनंदन करता था, है ना। मतलब एक तरीके से वहाँ पे दिखाई देते थे, यही कहना चाह रहे हैं ये, उनके आसपास के लोकेशन के बारे में वो बता रहे हैं। फिर है कि आई वॉज नॉट अलोन इन माई सेल, मैं अपने जेल में, अपने जो कोठरी थी उसमें अकेला नहीं था। फॉर सेवरल कॉलोनीज ऑफ वॉस्प एंड हॉर्नेट्स लिव्ड देयर। वॉस्प एंड हॉर्नेट्स का मतलब होता है ना, आपने सुना होगा ना, वॉस्प मतलब तो भिंड होती हैं, और हॉर्नेट्स मतलब ततैया, जो कि हम
लोकल आम भाषा में बिहार में उसको बिरनी भी बोला जाता है ना, राइट। अलग अलग जगहों पे उसका अलग अलग नाम है। आपने देखा होगा येलो कलर के जो इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, मक्खी की जो जो डंग मारते हैं ना, उन्हें हम हॉर्नेट्स बोलते हैं। वास्प्स आपके क्या कहते हैं, भिंड होते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो कहते हैं कि मैं वहाँ अकेला नहीं था, साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे, है ना, भिंड और ततैया के छत्ते थे, है ना, कॉलोनीज, यानी कि एक तरीके से कहते हैं ना। इनके लिए तो ततैयों के तो कॉलोनीज़ को हम बस्ती को तो यही बोलेंगे, तो उनका जो छत्ता होता है वहाँ पे रहा करती थी उनके सेल में। एंड मेनी लिजार्ड्स फाउंड अ होम बिहाइंड द राफ्टर्स, और उसके राफ्टर्स मतलब जो तख्ते होते हैं ना, है ना, जो कड़ियाँ होती हैं ऊपर दीवार छत पे, तो उन कड़ियों के पीछे बहुत सारी छिपकलियों का निवास स्थान था। इमर्जिंग इन द इवनिंग इन सर्च ऑफ प्रे, जो कि छिपकलियाँ शाम को निकला करती थी अपने शिकार के तलाश में। फिर बोलते हैं कि इफ थॉट्स एंड इमोशंस लीव देयर ट्रेसेस बिहाइंड इन द फिजिकल सराउंडिंग्स, द वेरी एयर ऑफ दैट सेल मस्ट बी थिक विथ दैम एंड दे मस्ट क्लिंग टू एवरी ऑब्जेक्ट इन दैट लिटिल स्पेस। कह रहे हैं कि अगर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को ना, थोड़ा समझने वाली बात है। ये लाइन आपको बहुत कुछ बयां करेंगी। ये लाइन को हिंदी में बता दूँ फिर भी आपको समझना होगा इसके भावार्थ को। पहले हिंदी बताता हूँ फिर भावार्थ समझाऊंगा। कहता है कि इफ थॉट्स एंड इमोशन लीव देयर ट्रेसेस बिहाइंड इन द फिजिकल सराउंडिंग, यानी कि और जो फिजिकल सराउंडिंग होती है, जो वातावरण होता है, मान लीजिए अभी जहाँ पर आप हैं उस वातावरण में, आपके रूम में, है ना, अगर थॉट्स एंड इमोशंस, है ना, थॉट्स यानी विचार और इमोशन मतलब भाव, अगर वो रह जाते हैं, विचार या भावनाएं इस भौतिक वातावरण में अगर रह जाती हैं, अपने अंश छोड़ सकते हैं ना, अगर वो छोड़ दें, ऐसा कर दे, तो द वेरी एयर, है ना, तो कहा जा रहा है कि जो पूरी तरीके से वहाँ की वायु होगी, वहाँ की जो एयर होगी ना, वो थिक हो जाएगी उनसे। क्योंकि देखो होता है ना कि कहते हैं कि कोई चीज़ जैसे गैस, आपने कोई अलग सी गैस, नाइट्रोजन वगैरह कोई भी आपने रूम में छोड़ दिया तो वो गैस से भर जाएगा, जो भी गैस है। तो एक तरीके से वही बोला जा रहा है कि अगर आपने थॉट्स एंड इमोशन को क्या किया जा रहा है, उसका मानवीकरण किया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है कि भाई थॉट्स एंड इमोशन को ऐसा समझो कि जैसे नॉर्मल लाइफ में होता है, उनको अगर हम बाहर रख दें तो वो पूरी तरीके से भर जाएंगे रूम में, और साथ ही साथ जो वहाँ की रूम की हवा है वह उन सब चीज़ों से फिल हो जाएगी, भर जाएगी। एंड दे मस्ट क्लिंग टू एवरी ऑब्जेक्ट इन दैट लिटिल स्पेस, और वो छोटे से रूम में जो भी चीज़ें होंगी, है ना, उन सब में क्लिंग मतलब चिपक जाएगी। अरे भाई बिल्कुल जाहिर सी बात है, नॉर्मल लॉजिक समझाया जा रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आसपास में ज़्यादा मात्रा में दे दी जाए तो वो उस रूम में जैसे चिपक जाता है ना। तो यही कहा जा रहा है कि अगर जो भी मैंने फीलिंग करी, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों की बात की थी, थॉट्स एंड इमोशंस, मतलब जवाहरलाल नेहरू बताना चाह रहे हैं कि मैं अपने सेल के बारे में बता रहा हूँ कि वहाँ पर इतनी सारी मेरी फीलिंग्स थी, इतने सारी मेरे इमोशंस थे। काश ऐसा होता कि वो सारे इमोशंस अगर इस सेल के वातावरण में रहते तो वो उस हवा में पूरी तरीके से भर जाते और हर एक चीज़ों से चिपक के रहते, और जब जब लोग वहाँ जाते तो उन सब चीज़ों को आप लोगों को याद दिलाते इन सब चीज़ों के बारे में। तो उनका भावार्थ ये था। होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक। आई हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रिजन्स बट इन देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज विच वॉज वेरी प्रीसियस टू मी। प्रिविलेज मतलब एक होता है ना, आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देना, या फिर यूँ कह लीजिए सौभाग्य प्राप्त होना। तो कहा जा रहा है कि जो ये अपने बारे में बता रहे हैं कि आई हैड बेटर सेल इन द अदर प्रिजन्स, मतलब दूसरे जेलों में ना मुझे बेहतर कोठरियाँ मिलती थी, परंतु जो देहरादून की कोठरी थी, जेल थी ना, उसमें मुझे एक विशेष सुविधा मिली हुई थी, है ना, जो कि एक तरीके से उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। द जेल प्रॉपर वॉज अ वेरी स्मॉल वन and we were kept in an old lockup outside the jail walls। कहा जा रहा है कि जो जेल था ना, प्रॉपर मतलब होता है आपका विशेष होता है, मतलब कहा जा रहा है यहाँ पे जो जेल प्रॉपर वाज अ वेरी स्मॉल वन। तो जिस जेल की बात की जा रही है वो जो बहुत छोटी थी, और हमें जो है ना एक बार मौका मिलता था कि हम जेल की दीवारों के बाहर, है ना, परंतु जो कि जेल के आंगन में ही एक पुरानी हवालत में हमें रखा गया था, लॉकअप में रखा गया था। ये अपने बारे में बता रहे हैं।
तो दिस प्लेस वॉज सो स्मॉल दैट देयर वॉज नो रूम टू वॉक अबाउट इन इट। मतलब ये जो जगह थी वो बहुत छोटी थी और यहाँ पे टहलने के लिए छोटा सा मतलब जगह नहीं थी ज़्यादा देखा जाए तो। एंड सो वी वर अलाउड मॉर्निंग एंड इवनिंग टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट। तो कहा जा रहा है कि जैसे कि ये जो जेल थी बहुत छोटी थी, इस वजह से हमें सुबह शाम है ना, प्रातः शाम में और सुबह में हमें आने जाने की अनुमति थी, है ना, बाहर जाने की, मॉर्निंग एंड इवनिंग में। एंड गेट की जो कि सामने हुआ करता था और अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 यार्ड्स, यानी बाहर जाने की इजाज़त थी लेकिन लगभग 100 गज का फासला था, उतनी दूर में ही आपको टहलना होता था, ये बता रहे थे। We remained in the jail compound, but this coming outside the walls gave us a view of the mountains and the fields and a public road at some distance. देखिए उनका कहना है, उनका मानना है कि भाई ठीक है, हमें बाहर निकलने के लिए थोड़े सा ही जगह मिलता था, 100 गज की दूरी रहती थी। तो जो हमें विशेष छूट थी ना, वो मतलब इस पैराग्राफ में विशेष छूट के बारे में बात की गई है। तो वो बता रहे हैं कि उसमें यही था कि भले ही हम जेल के कंपाउंड में रहते थे लेकिन बाहर आने से ऐसा फील होता था कि हमें जो बाहर का दृश्य दिखता था, पहाड़ों का जो दृश्य दिखता था, खेतों का जो दृश्य दिखता था, और मतलब जो कि थोड़ी दूरी पे उनको ये भी दिख जाता था जो पब्लिक लोगों के लिए, है ना, जो सामान्य रोड है उसका भी व्यू दिख जाता था। तो एक तरीके से वो हर एक चीज़ों को कैद कर कर अपने बायोग्राफी में उन्होंने बताया है कि उन सभी चीज़ों को वो फील करते थे, उसके बारे में समझते थे। तो वही वो बोल रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं फील होता था कि वो कहीं और हैं, उनको हर एक चीज़ का एहसास होता था। भले ही वो छोटी सी जेल में थे लेकिन इस थोड़ी देर के लिए जो बाहर उनको आने का शाम को मौका मिलता था जेल के कंपाउंड में, तो उन सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते थे। फिर क्या है कि दिस वॉज नॉट अ स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी, इट वॉज कॉमन फॉर ऑल द ए एंड बी क्लास प्रिजनर्स केप्ट एट देहरादून। वो ये कहते हैं, ठीक है हम बात कर रहे हैं इसमें कि विशेष जो छूट दी गई उसके बारे में, तो ये कहते हैं कि ये बस मुझे ही नहीं दी गई थी बल्कि ये जो छूट थी, है ना, वह सभी लोगों के लिए दी गई थी जो कि ए और बी कैटेगरी में, है ना, लाई करते थे। तो उन सबको ये प्रिविलेज दिया गया था। फिर आगे है कि विद इन द कंपाउंड, है ना, within the compound but outside the jail walls there was another small building called the European lockup। तो कहा जा रहा है कि उसी कंपाउंड के अंदर, है ना, लेकिन जेल वॉल के दूसरी ओर देयर वाज अनदर स्मॉल बिल्डिंग, उस साइड एक छोटी सी दूसरी बिल्डिंग थी जिसको यूरोपियन लॉकअप कहा जाता था। ठीक है, दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल्स एंड प्रिजन इनसाइड द सेल कुड हैव अ फाइन व्यू ऑफ द माउंटेन्स एंड द लाइफ आउटसाइड। तो कहा जा रहा है कि इसके प्रांगण में, है ना, एक और छोटा सा भवन था जिसको यूरोपियन हवालात कह सकते हैं, और उसकी कोई चार दीवारी नहीं थी, है ना, दे हैड नो इनक्लोजिंग वॉल, चार दीवारी नहीं थी। और कोठरी में बैठा व्यक्ति जो था ना, वो पहाड़ों और बाहर की जो जीवन थी उसका अच्छा सा मनोरम दृश्य देख सकता था। उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो कि यूरोपियन लॉकअप में रहा करते थे। और कहा जाता है कि यूरोपियन कन्विक्ट्स एंड अदर kept here were also allowed to walk in front of the jail gate every morning and evening। यूरोपियन कन्विक्ट्स, देखिए यहाँ पे कन्विक्ट्स का मतलब बताता हूँ, यानी कि कैदी होता है। तो जो यूरोपियन अपराधी थे ना, वह उन लोगों को जिसमें इसमें रखा गया था, उन्हें प्रातः व साया में जेल के गेट के सामने घूमने की अनुमति उनको भी मिलती थी। तो इस तरीके से उन्होंने जो विशेष छूट मिली थी उसको सेकेंड पैराग्राफ में डील किया है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया। प्रिजनर हु हैज़ बीन कन्फाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल्स कैन अप्रिशिएट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ दिस आउटसाइड वॉक एंड ओपन व्यूज़। तो कहा जा रहा है कि ये जो बाहर की सैर थी, है ना, या फिर आप यूँ कह लीजिए बाहर की जो सैर थी और आपका ओपन व्यूज़, है ना, जो खुला दृश्य था, इन सब चीज़ों के जो मानसिक मूल्य हैं, है ना, इन सब के जो मानसिक मूल्य हैं उनको केवल वही समझ सकता है जो ऊंची दीवारों के पीछे बहुत समय तक बंदी रहा हो। कहा जा रहा है, वो अपने बारे में ही बता रहे थे एक तरीके से कि जो कैदी होते हैं ना, उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं जो चीज़ों ये बयां कर रहे हैं, यानी कि जो बाहर की सैर करना, खुले दृश्य का मानसिक मूल्य मतलब साइकोलॉजिकल वैल्यू निकालना। तो ये कौन इसको समझ सकता है जो कि एक इंसान जो कि बंदी बना रहा हो उस दीवार के पीछे, है ना। चलिए, आई लव दिस आउटिंग्स, आउटिंग्स मतलब आपको पता ही है, सैर सपाटा। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं बाहर के इस घूमने फिरने को बहुत ज़्यादा महत्व देता था, एंड आई डिड नॉट गिव देम अप इवन ड्यूरिंग द मानसून।
कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं था कि मानसून के आने पे इनको छोड़ दूँ, मैं तब भी नहीं छोड़ता था। When the rain came down for days in torrents and I had to walk in ankle deep of water, यानी कि भले ही बारिश आ जाए, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए, मूसलाधार बारिश पड़ती रहे, और भले ही क्यों ना मुझे टखनों तक भरे पानी में, है ना, घूमना पड़े, गहरे पानी में चलना पड़े, तब भी मैं ये आउटिंग यानी कि सैर सपाटा नहीं छोड़ता था। आई वुड हैव वेलकम द आउटिंग्स in any place, but the sight of the towering Himalayas nearby was an added joy which went a long way to removing the weariness of prison. weariness मतलब बता दूं कि weariness मतलब होता है जो आपकी यूँ कह लीजिए कि थकान होती है ना, तो जो कैदियों की जो थकान होती है उसको वो दूर करते थे। मतलब कहने का मतलब है, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भले ही मुझे मूसलाधार बारिश पड़ रही हो, टखनों तक भरे कहने में पानी में चलना पड़ रहा हो, मैं इस आउटिंग का मतलब मज़ा नहीं छोड़ना चाहता था और उसको स्वागत करता था उसका, है ना। तो वो कहते हैं कि किसी भी स्थान पर करना मतलब मैं सैर का स्वागत किसी भी स्थान पर करता, परंतु समीप में नज़दीक में ऊंचे पहाड़ों का दृश्य वहाँ एक अतिरिक्त आनंद था जो कि बहुत हद तक जेल में मेरी जो कहते हैं ना लोनलीनेस था उसको दूर करता था और उसमें वह सहायक होता था। ठीक है, चलिए। It was my good fortune that during the long period when I had no interviews and when for many months I was quite alone, I could gaze at these mountains that I loved. तो वो कहते हैं कि इट वॉज माई गुड फॉर्चून, यानी कि यह सब मेरा सौभाग्य था कि बहुत लंबे समय तक जब मेरे इंटरव्यूज़ नहीं हुआ करते थे, एंड व्हेन फॉर मेनी मंथ्स आई वाज क्वाइट, मैं जब अकेला हुआ करता था बहुत महीनों तक, तो आई कुड गेज एट दिस माउंटेन दैट आई लव्ड। गेज मतलब एक टक निहारना, तो उन दिनों मैं इन पहाड़ों को एक टक निहारा करता था जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो और एक और चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा, इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यूज़ यानी कि जैसे कि इंट्रोगेशन की जाती है ना, जब कैदी जेल में रहते थे उन समय, है ना, जेल आज़ादी के पहले तो जो ब्रिटिश थे उनके साथ इंट्रोगेट करते थे, तो इंटरव्यूज़ नहीं हुआ करते थे, उसकी बात कर रहे हैं वो। तो जब इंटरव्यूज़ नहीं हुआ करते थे उन दिनों वो क्या करना पसंद करते थे, तो पहाड़ों को देखना, एक टक देखना, जिनको वो बहुत प्यार करते थे। तो आई कुड नॉट सी द माउंटेन्स फ्रॉम माई सेल्फ बट माई माइंड वॉज फुल ऑफ देम। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हो, वो इतना इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे ना, तो भले ही वो अपने फिजिकल आंखों से उसको ना देख पाए पहाड़ों को, लेकिन उनका जो दिमाग था वो सारी उसकी कह सकते हैं ना पिक्चर्स से भरा हुआ था, उन पहाड़ों की पिक्चर से भरा हुआ था। एंड वाई वे एवर कॉन्शियस ऑफ देयर नियरनेस, और इतना ज़्यादा वो ऐसा फील करते थे कि उनको लगता था, उसमें ऐसे समाये रहते थे कि उनको लगता था कि वो उसके नज़दीक ही हैं, उन पहाड़ों के नज़दीक ही हैं। एंड अ सीक्रेट इंटीमेसी सीम टू ग्रो बिटवीन अस। इंटीमेसी मतलब होता है ना कि इंटरेक्ट करना, है ना, आपसी संबंध, है ना। तो जो इंटीमेसी थी, घनिष्ठता कह लीजिए, तो यह जो थी उनके समीप होने का आभास रहता था, और ये जो है हम दोनों के बीच में गुप्त प्रेम बढ़ता रहता था। किन दोनों के बीच में, जो जवाहरलाल नेहरू थे और ये पहाड़ जो उनको नोटिस होते था वो सारी। चलिए यहाँ पे एक पोएम की भांति उन्होंने कुछ लिखा है, वो पढ़ लेते हैं। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, है ना, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स हैव फ्लोन हाई एंड अवे। जो पक्षियों का झुंड है वह ऊंचे व दूर उड़ चुके हैं। अ सॉलिटरी ड्रिफ्ट ऑफ क्लाउड टू हैज़ गॉन वेंडरिंग ऑन। सॉलिटरी मतलब अकेला, और ड्रिफ्ट मतलब सरकना, हैज़ गॉन यानी कि वेंडरिंग ऑन मतलब घूमना। तो कहा जा रहा है कि एक जो बादलों का अकेला झुंड था वह भी घूमते हुए दूर चला गया है। एंड आई सिट अलोन विथ चिंग टिंग पिक, और मैं जो हूँ अकेला बैठा हूँ इस चिंग टिंग चोटी के सामने। टावरिंग बियॉन्ड, जो कि टावरिंग मतलब एक हाइट के ऊपर, यानी कहना चाह रहे हैं कि टावरिंग मतलब होता है कि बहुत ऊंचा। तो ये कह रहे हैं कि सब चीज़ चले गए हैं लेकिन मैं बैठा हूँ इस चिंग टिंग टीला जो है, पहाड़ है, उसके परे। वी नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर द माउंटेन एंड आई। वो कहते हैं कि सब लोग तो चले गए, है ना, पक्षी उड़ के चले गए हैं, बादल जो हैं वो वहाँ से चले गए, लेकिन हम लोग जो दोनों हैं, मैं और मेरा ये जो चिंग टिंग पहाड़ है, हम कभी थकते नहीं हैं, मैं और पहाड़। तो इस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें बयां करी हैं कि किस तरीके से वो इन नेचर से जुड़े हुए थे, बहुत उससे प्रेम करते थे, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया उन्होंने।
तो आशा करता हूँ आपको ये 3 पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए अब इसी वीडियो में ट्राई करता हूँ चौथा पैराग्राफ, और होप 5वां पैराग्राफ भी ख़त्म कर दूँ ताकि आगे थोड़ा आसान रहे। चलिए चौथा पैराग्राफ क्या कहता है कि आई एम अफ्रेड I cannot say with the poet Lee Taipo that I never grew weary even of the mountain, but that was a rare experience and as a rule I found great comfort in its proximity। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं ये जो कवि हैं ली ताइपो है ना, इनकी भांति मैं कभी यह नहीं कह सकता हूँ कि मैं पहाड़ों के नज़दीक रहकर तंग आ गया था। वियरी मतलब परेशान हो जाना। मैं पहाड़ों के साथ रह रहकर उनको फील कर करके तंग आ गया हूँ, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, ये जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। परंतु बट दैट वाज अ रेयर एक्सपीरियंस, लेकिन यह एक अपने आप में वह अनूठा अनुभव था। और एंड एज अ रूल मतलब और मैं उसके सामीप्य में बड़ी शांति मिलती थी। आई फाउंड ग्रेट कंफर्ट इन इट्स प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब निकटता होता है, तो इसकी नज़दीकी जो रहती थी मुझे बहुत ही कहते हैं ना कंफर्ट प्रोवाइड करती थी, बहुत आरामदेह अनुभव होता था, उन्हें शांति मिलती थी। इट्स सॉलिडिटी एंड काम लुक डाउन अपॉन मी विद द विजडम ऑफ मिलियन ईयर्स। विजडम मतलब बुद्धिमता, मतलब बुद्धिमानी। सॉलिडिटी मतलब अकेलापन, एंड मॉक्ड मतलब कहते हैं ना मजाक, मजाक उड़ाना, चिढ़ाना। एट माई वेरिंग मूड, वेरिंग मतलब बदलते हुए मूड। सूद मतलब होता है आपको शांत कराना, आराम पहुंचाना। फीवर्ड माइंड है ना, चिंतामय। फीवर मतलब या फिर बुखार से ग्रस्त। तो अब मैं हिंदी समझाता हूँ इसका कि इट्स सॉलिडिटी एंड काम लुक डाउन अपॉन मी विद द विजडम ऑफ ए मिलियंस ईयर। यानी कि उसका जो ठोसपन था और शांत दृष्टि जो थी ना, मुझे लाखों वर्ष की बुद्धिमत्ता लिए निहारती थी। किसकी? जो पहाड़ थी। और साथ ही साथ मेरी मानसिकता मतलब मेरी बदलती मानसिक स्थिति का मजाक उड़ाती थी और मेरे परेशान मन को शांत भी करती थी। मतलब वो बताना चाह रहे थे कि भाई जो भी इंसान अकेला जब रहता है तो उनके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आदमी मानसिक तनाव से गुजर रहा होता है, फिर आप कह लो कि उनकी जो वाइजनेस है, बुद्धिमत्ता है, वो एक तरीके से छिन हो रही होती है। लेकिन वह कह रहे हैं कि इन सब पहाड़ों को देखकर वो अपने आप को कनेक्ट रखते थे और उन सब चीज़ों को छिन्न नहीं होने देते थे, यानी कि कम नहीं होने देते थे। तो ये चौथे पैराग्राफ में उन्होंने ये डील किया है। अब आगे देखते हैं 5वें पैराग्राफ में क्या है कि स्प्रिंग वॉज वेरी प्लीजेंट इन देहरादून एंड इट वॉज अ फार लॉन्गर वन दैन इन द प्लेन्स बिलो। तो इस पैराग्राफ में जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो स्प्रिंग सीजन के यानी कि वसंत ऋतु के बारे में बताएंगे। तो वह कह रहे हैं कि देहरादून का जो स्प्रिंग सीजन था ना वो बहुत ही आनंदमय था। एंड इट वाज अ फार लॉन्गर वन दैन इन द प्लेन्स बिलो, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो नॉर्मल आपका जो स्प्रिंग सीजन होता है उससे काफ़ी लंबा समय तक चलता था यहाँ देहरादून में, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था। ठीक है, आगे कहता है कि द विंटर हैड denuded almost all the trees of their leaves and they stood naked and bare। naked मतलब भी नग्न होता है, bare मतलब वही नंगे पाँव। अगर bare foot होता तो नंगे पाँव बोलते हैं, तो naked and bare मतलब उसी का मतलब दोनों का मतलब नंगा ही होता है। एंड denuded का मतलब भी आप देख ही सकते हो, denude है ना, पत्रविहीन कर देना। नंग इसका भी मतलब वही है, नंग अवस्था में कर देना। तो जो विंटर था, जो सर्द ऋतु थी, उसने ऑलमोस्ट हर ट्रीज़ के लीव्स को ना झाड़ दिया था, यूँ कहें कि पत्र विहीन कर दिया था। और जो सारे पेड़ थे वो बहुत ही मुरझाए हुए प्रतीत होते थे। इवन 4 मैग्निफिसेंट पीपल ट्रीज विच स्टूड इन फ्रंट ऑफ द जेल गेट मच टू माई सरप्राइज ड्रॉप्ड नियरली ऑल देयर लीव्स। यानी कि इतना ज़्यादा पत्रविहीन कर दिया था कि मुझे ये देखकर आश्चर्य भी होता था, ये देखकर कि 4 शानदार पीपल के जो पेड़ थे जेल के गेट के सामने, उन्होंने भी लगभग अपने सभी पत्ते गिरा दिए थे, है ना। अब क्या है कि यहाँ है वर्ड गॉन्ट। तो गॉन्ट का मतलब होता है दुबला पतला। गॉन्ट एंड चीयरलेस दे स्टूड देयर till the spring air warmed them up again and sent a message of life to their innermost cells। तो गॉन्ट मतलब होता है जो दुबला पतला। तो कहा जा रहा है कि वे तब तक दुबले पतले उदास खड़े रहें जब तक कि वसंत की गर्म हवा ने उनकी जो कहते हैं ना आंतरिक कोशिकाएं थीं, उनको जीवन का संदेश ना भेजा हुआ हो, तब तक वह जो पेड़ थे अपने पेड़ों को पत्तियों को झाड़े खड़े रहे, है ना, खड़े रहे।
Suddenly there was a stir both in the people and the other trees, and an air of mystery surrounded them as of secret operation going on behind the scenes. तो कहा जा रहा है कि अचानक से पीपल एंड कुछ जो अलग अन्य पेड़ थे उनमें हलचल होने लगी. स्टर मतलब हिलना. तो सारे पेड़ जो थे हिलने लगे और उनके चारों ओर ऐसा लग रहा था कोई सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है. उनकी चारों ओर रहस्य छाया रहा, जबकि पर्दे के पीछे गुप्त कार्य चलता रहा. गुप्त कार्य क्या चल रहा था भाई? और मुझे उन पर सब जगह हर बिंदु झांकते हुए देखा आश्चर्य भी हुआ. कहने का मतलब ये बताना चाह रहे हैं इन सब लाइन से कि भाई स्प्रिंग जो ऋतु थी यानी कि वसंत ऋतु थी उसका आगाज हो चुका था और उन्होंने सारे पेड़ों को घेर रखा था और एक तरीके से वो तब तक नग्न अवस्था में खड़े रहे जब तक स्प्रिंग ऋतु नहीं आई, वसंत ऋतु नहीं आई और उसके बाद से पत्तियाँ आने लगी होंगी. एंड आई वुड बी स्टार्टल्ड टू फाइंड लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन पीपिंग आउट ऑल ओवर देम, है ना. तो इसका मतलब वही है, चीज़ बताई जा रही है. भौचक्का, स्टार्टल्ड मतलब होता है भौचक्का होना. तो मैं इन सब चीज़ों को देख कर आश्चर्य हो रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, उनके चारों ओर क्यों ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन टाइप का चल रहा है. इट वॉज अ गे एंड चीयरिंग साइट, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब समझा दूँ. गे मतलब खुश मिजाज होता है ना, और आनंद में कह लीजिए. तो बोला जा रहा है कि यह जो था ना बहुत ही प्रसन्नता भरा दृश्य था. एंड देन वेरी रैपिडली द लीव्स वुड, है ना, द लीव्स वुड कम आउट इन देयर मिलियंस एंड ग्लिस्टन इन द सनलाइट एंड प्ले अबाउट इन द ब्रिज. तो कहा जा रहा है कि बहुत ही तेज़ी से लाखों की संख्या में उसके पत्ते बाहर आ गए एंड धूप में चमचमाएंगे, है ना, और धूप में चमचमाएंगे, साथ ही साथ प्ले अबाउट इन द ब्रिज यानी कि जो हल्की हल्की मध्यम हवा चलती है उसमें खेलेंगे. हाउ वंडरफुल इज़ द सडन चेंज फ्रॉम बड टू लीव. और यह बड यानी कि कली से पत्ती बनने का जो सफ़र होता है कितना सुंदर होता है ये चेंज. तो आप देख ही सकते हैं कि आप भी इस चीज़ में खो गए होंगे कि किस तरीके से जो जवाहरलाल नेहरू है उनकी थिंकिंग थी कि एक पेड़ को भी उन्होंने इस तरीके से स्प्रिंग ऋतु को समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया और एक कहानी पेश की हमारे सामने. तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि ये जो चैप्टर है वो सारी चीज़ें कैद में थी जिनको उन्होंने अपने शब्दों के ज़रिए, अपने फीलिंग्स के ज़रिए इस बायोग्राफी में लिखा है. तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी. तो इस पैराग्राफ में हमने स्प्रिंग के बारे में जाना कि वो क्या क्या बताता है स्प्रिंग सीजन, तो उसको बखूबी यहाँ पे उन्होंने पेश किया है. तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. मैं 5th तक इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ. अगले वीडियो में 6th वाला पैराग्राफ से स्टार्ट करूँगा. होप आपको समझ में आया होगा. अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो कैसे लगी कमेंट करना ना भूलें. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.